TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन का अगला सेशन बहुत दिलचस्प होने वाला है। कुछ दिनों में ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस वक्त देश के हर गली, हर मोहल्ले, घर चौराबारे की हर बैठक में एक ही चर्चा है, 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है, किसकी सत्ता आने वाली है। तो क्यों ना उस चर्चा को आज इस मंच से भी किया जाए, वो भी देश के दो ऐसे वक्ताओं के साथ जिन्हें पूरा देश सुनना चाहेगा। इस सेशन के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी जी और बीजेपी नेता गौरव भाटिया जी को, जिनसे बातचीत करने वाले हैं मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा। राहुल प्लीज जोरदार तालियों के साथ करें स्वागत। तालियों में जोश दिखना चाहिए, क्योंकि ये जोश अभी आपको इनकी बातों में दिखेगा और फिर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा, और आप सभी का स्वागत है। और जोरदार स्वागत एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रमोद तिवारी जी का और गौरव भाटिया जी का होना चाहिए, क्योंकि पहला सेशन है TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन का। और इस सेशन के जरिए आगाज वैसे लोकसभा चुनाव के भी होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियों ने कर ली हैं। ये चर्चा है, विमर्श है, संवाद है। ये वो वाली बहस नहीं है जिसमें आपको जो अमूमन टीवी चैनल्स पर देखने को मिलती है उस तरीके की होगी। हम मुद्दों पे बात करेंगे, और मुद्दों की शुरुआत करने से पहले आज समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया। मुझे लगता है आपने बहुत साथ में काम किया है प्रमोद जी, तो मुझे लगता है कि कुछ अनुभव मैं आप दोनों से उनके जानना चाहूंगा। उसके बाद फिर इस संवाद को शुरू करते हैं। प्रमोद जी पहले आप। बर्क साहब संभल से मेरे साथ MLA भी थे जब मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में था, और सांसद भी रहे, लोकसभा में वो रहे, राज्यसभा में मैं रहा। एक अरसे से जानता हूँ। उनकी बातों से इत्तेफाक हो ना हो इत्तेफाक, लेकिन वो अपने विचारों पे कायम रहने वाले लोग थे। उनका एक नज़रिया था। मैं उन्हें अपनी खिराज अकीदत विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। देखिए, शुरुआत बिल्कुल करूंगा इस बात से, जैसा प्रमोद जी ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड सांसद थे, और उनकी बातों से, विचारधारा से हम सहमत हों या ना हो, लेकिन अपनी बात को बेबाकी से रखना और ये आत्मविश्वास होना कि जो मैं बात रख रहा हूँ वो सही है, ये जज्बा उनमें था। और मैं समझता हूँ उनका भारतीय राजनीति में योगदान भी रहा है, क्योंकि लोकतंत्र जीवित और मजबूत तभी रहता है जब हर पक्ष की बात आए। तो उनको हमारी श्रद्धांजलि है, और बहुत सी चीज़ें उनकी याद आएंगी, और मैं समझता हूँ एक ऐसा जीवन जिसको आप सार्थक और सफल कह सकते हैं, वो उन्होंने जिया। प्रमोद जी, अब संवाद शुरू करते हैं। डॉक्टर बर्क से शुरुआत की, और अब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को लेकर के आज हमें ज़रूर चर्चा शुरुआत में करनी चाहिए, और वो इस वजह से क्योंकि इस वक्त राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक अचानक बीजेपी को वोट करना शुरू कर चुके हैं। ये हो क्या रहा है? कभी कांग्रेस के नेता बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता RLD आपके सहयोगी चले जा रहे हैं, ये सब जा क्यों रहे हैं आपसे दूर होकर इनके पास? देखिए, हर किसी को राजनीति में अपनी डगर चुननी होती है, अपना रास्ता चुनना होता है। जिसको जहाँ फायदा नज़र आता है वो चला जाता है। मेरे भी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आए। मेरा तो सन 80 में पहली बार मैं इलेक्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश में 89 के बाद 2002 तक कई बार मिड टर्म पोल हुए, कई बार लोगों ने डिफेक्शन किया, इधर से उधर गए। अब जिनका नज़रिया जहाँ था, मैं तो देख रहा हूँ बहुत से लोग हर दल में घूम टहल के फिर कहीं पहुँच गए। मेरा अपना मानना है कि अगर ज़िंदगी सिद्धांतों पे चलानी है, उसूलों पे चलानी है, पार्टी के कमिटमेंट पे चलानी है, तो अपने झंडे और अपने पार्टी के लिए वफादार रहना चाहिए। मैं तो 9 बार MLA हुआ, कई बार मुझे मंत्री पद का ऑफर हुआ। MP बनने के बाद दूसरी बार, ये मेरा 11वां टर्म है, मुझे बहुत से मौके मिले, पर मैं इत्तेफाक नहीं करता उन लोगों से। तो जो जहाँ जाए,
जिस वजह से जाए ये उसका अपना नज़रिया है। जो जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं, जो नहीं जा रहे हैं उनको भी बधाई। मेरा ये कहना है कि ये एक व्यक्तिगत निजी मसला है, पर कुल मिला के अगर आप देखें तो जनता के बीच राजनीतिज्ञों की छवि जो खराब होती है ये लगातार दल बदल की वजह से। गौरव, ऐसा क्या हो रहा है? आपकी पार्टी में कोई मैग्नेट चुंबक लग गई है? सब जगह से खिंच खिंच के चले आ रहे हैं। देखिए, मैग्नेट तो बिल्कुल है। मैग्नेट का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। सब खिंचे चले आते हैं। और मैं बहुत सम्मान के साथ एक बात जरूर कहूँगा, प्रमोद जी ने अभी कहा कि पार्टी से वफादार होना चाहिए। मैं समझता हूँ सबसे पहले भारत अपने देश से वफादार होना चाहिए। और अगर कोई पार्टी देशभक्ति के मार्ग से हटने लगे, पार्टी के युवा विरोध करते करते नफरत में इतने अंधे हो जाएं कि वो कहें डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया, अगर कोई ये कहे भारत माता डायन है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगे, कोई कहे बालाकोट एयर स्ट्राइक में कौवे मरे हैं, तो लानत है ऐसी पार्टी से। इसको छोड़ के अच्छी पार्टी में आइए, भारत निर्माण में अपना योगदान दीजिए, और यही सीख भारतीय जनता पार्टी हमें सिखाती है। गौरव, लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी जो, खासतौर से विपक्ष कहता है कि जो ईडी वाली मैग्नेट है वो ज्यादा स्ट्रांग है। मैं बताता हूं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब ईमानदार दरोगा आता है और जो लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, कानून तोड़ते हैं, उनको डंडा पड़ता है ना, वो कहते दरोगा जो है बेईमान है। इसमें गलती इनकी नहीं है। मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं, क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं सर्वोच्च न्यायालय में, और एक भी तथ्य अगर गलत हो तो प्रमोद जी बहुत अनुभवी हैं, मेरी बात को तुरंत काट भी सकते हैं। 10 साल में एक भी ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का फैसला बता दें जिसमें राजनीतिक द्वेष से कोई मामला रद्द किया गया हो जो विपक्ष पे किया गया है। क्या यह सत्य नहीं है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय गए बेल लेने और मामले को रद्द कराने के लिए। नेशनल हेराल्ड केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई रिलीफ नहीं दिया। क्या यह सत्य नहीं है? मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है, उनकी बेल सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट ने नहीं दी। क्या यह सत्य नहीं है? संजय सिंह 4 महीने से जेल में है, बेल नहीं हुई। क्या यह सत्य नहीं है? पार्था चैटर्जी जो टीएमसी से आते हैं, उनकी बेल नहीं हुई, जब हमने गुलाबी गड्डियों का एक पूरा सागर देखा था। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, हाँ ये भी फैक्ट है, सीबीआई पिंजरे का तोता है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। और कब कहा था? जब इनकी सरकार थी। आज वो पिंजरे का तोता एक बाज बन गया है और भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। मैं समझता हूं ये देश के लिए बहुत ही शुभ लक्षण है, ऐसा ही होना चाहिए। गौरव जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा, लेकिन प्रमोद जी, जो सवाल मैंने पूछा इनसे, आपके नेता अमूमन ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगाते रहते हैं कि देखिए एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से नेता इस तरफ चले जाते हैं। ये वाकई ऐसी स्थिति है या फिर ये आपके नेतृत्व की कमी है कि वो आपके नेताओं को, आपके सांसदों और विधायकों को रोक नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब तक विपक्ष में रहता है वो भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है, कुछ होगा उसमें, ईमानदार हो जाता है। यही ईडी सीबीआई जो एक मजबूत दरोगा या ईमानदार दरोगा होते हैं, वो बेईमान हो जाते हैं, उसकी तरफ देखना छोड़ देते हैं। अब महाराष्ट्र में देखिए ना, 3 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि 1,40,000 करोड़ के जो गुनहगार हैं एनसीपी में, दूसरे बोले कि चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। और आज जब वो भाजपा के साथ सरकार में शामिल हो गए हैं तो उनको वो विभाग दिए गए हैं जिसे कहते हैं फाइनेंस। तो यानी कि कल तक इधर था तो चक्की पीसिंग, उधर पहुंच गया तो माल पीसिंग। तो ये फॉर्मूला जो है भारतीय जनता पार्टी का, ये वो साबुन मोदी जी के आने के बाद अगर हुआ है तो ठीक है। अब देखिए ना,
कल ही मधु कौड़ा जी गई, समझ माफ़ कीजिएगा, मधु कौड़ा जी तो पति का नाम, उनकी पत्नी गई गीता कौड़ा जी। कितने दिन जेल में रखा आपने? तो जो उनको पालता था, जिसके साथ थे, तो वो तो बेईमान थे, भ्रष्ट थे। अब कल से गई हैं, देखिएगा क्या होता है। आज भी मैं सूची देख रहा था, जो एमएलए जिनके जिक्र हो रहे हैं क्रॉस वोटिंग के, जिनकी अंतरात्मा जाग गई है, उनकी हिस्ट्री सीट मैं बहुत दिनों से पढ़ता आ रहा हूँ। तो ऐसा क्या है, जो हिस्ट्री सीटर होते हैं, जो बेईमान और भ्रष्ट होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जाते कैसे पवित्र आत्मा बन जाते हैं। ये तो हिंदुस्तान की राजनीति का एक आश्चर्यजनक अध्याय है। मैं उदाहरण देने लगूँ तो बहुत से हैं जी, लेकिन जो गौरव जी ने कहा कि वो राष्ट्रभक्त हैं, तो मेहरबानी करके जो ईमानदार होता है राजनीति में, उसके लिए ये कहना कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हम अपने लिए कह सकते हैं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ जी, क्योंकि मैंने कभी पार्टी नहीं बदली है, तो मैं पार्टी के प्रति भी वफादार हूँ और देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ, पर देश के हितों से समझौता नहीं कर सकता। गौरव जी, अगला सवाल, आपने इससे पहले वाले जवाब में बहुत सारी लिस्ट मुझे बताई थी। एक लिस्ट मेरे पास भी है, अजीत पवार की लिस्ट है, उसमें नाम है, अशोक चौहान का नाम उसके अंदर है। और जो बार बार बात कही जा रही है, अभी प्रमोद तिवारी जी ने भी जो बात कही कि ऐसा कैसे होता है कि वो नेता जिन पर आप लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, वो आपके पास आते ही अचानक सब कुछ साफ हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं? देखिए, एक एक करके हर बात का उत्तर दूंगा और प्रयास ये रहेगा तथ्यों के साथ दूं। और प्रमोद जी देश के लिए वफादार हैं, ये मुझे यकीन है, और ये भी मुझे यकीन है कि इनका जज्बा है, ये देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जैसे हम सब दे सकते हैं। लेकिन प्रमोद जी, ये बात मैं राहुल गांधी के लिए नहीं कह सकता, और मैं वजह आपको बताता हूं। जिस जगह पे ये नारे लगे हों, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और वहां राहुल गांधी खड़े हों, मैं समझता हूं लानत है ऐसी राजनीति पे। और इसलिए बिना संकोच के मैं ये कहूंगा कि प्रमोद तिवारी जी से राहुल गांधी को सीख लेनी चाहिए कि कहां पे एक राजनेता को होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए। और हां, मैं एक बात और कहूंगा, जब भ्रष्टाचार की आती है, 56 इंच की छाती हो जाती है हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। 10 साल सत्ता में रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक बनके, किसी की मजाल नहीं है कि उंगली उठा दे। उनका चरित्र गंगा जल की तरह पवित्र है, उनके दामन पे कोई दाग नहीं है, और इसीलिए आज चुनाव हमारे पास आ चुके हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि कौन जीतेगा, लोग ये कह रहे हैं मोदी जी की सीटें कितनी आएंगी। ये होती है पवित्रता की ताकत, जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं देश के लिए। आपने सवाल किया, मुझे याद है राहुल जी, मैं भूलता नहीं हूं, याददाश्त मेरी ठीक है, गजनी नहीं हूं बाकी पार्टियों के नेताओं की तरह। आपने कहा कि अजीत पवार के लिए हाईकोर्ट का फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट का आया, उनके खिलाफ जो मामला चल रहा था उसको रद्द किया गया, और इन्होंने कहा कि पार्टी में आते ही क्या चरित्र बदल जाता है? बिल्कुल बदल जाता है। मैं बताता हूं क्यों। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, जो भी व्यक्ति आता है, पहली बात तो जो पार्टी की मर्यादा है, विचारधारा है, उसके अंतर्गत काम करना होता है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि एक पैसे की चोरी जनता की कर सके। जिन्होंने चोरी करी है, जैसे धीरज साहू, 352 करोड़ रुपया नगद वहां से प्राप्त हुआ, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। ये भाजपा सुनिश्चित करती है कि कोई भ्रष्टाचार ना करे। दूसरी बात, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। शुवेंदु अधिकारी जी टीएमसी से हमारी पार्टी में आए, उनका सीबीआई, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए प्लीज, सीबीआई का मुकदमा चल रहा था, चार्जशीट फाइल हुई जब वो भाजपा में थे, आज तक वो मामला बंद नहीं हुआ। लेकिन आज सवाल ये पूछा जाएगा, मुकुल रॉय टीएमसी से भाजपा में आए और उनका मुकदमा चलता रहा और चार्जशीट लगी, लेकिन वापस टीएमसी में चले गए। अब वो भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? अजीत पवार ये कहते हैं हमारे साथ हैं, भ्रष्टाचारी हैं। महावसूली अघाड़ी में आपने डिप्टी सीएम बताया, तो क्या उस वक्त वो भ्रष्टाचारी थे या नहीं थे? ये भी कृपया इसी में ऐड ऑन कर लेते हैं एक छोटा सा। आप जब तमाम ये बातें कर रहे हैं, कुछ वक्त पहले ही आप श्वेत पत्र लेकर आए हैं यूपीए को लेकर के, उसमें आपने आदर्श घोटाले की बात की थी, और उसके 2 दिन बाद ही अशोक चौहान को आपने शामिल कर लिया। मुख्यमंत्री कौन था उस वक्त? कांग्रेस की सरकार थी, मैंने आपको बताया, पृथ्वीराज चौहान जी।
आप चेक कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री थे वो। कांग्रेस क्या ये मानती है भ्रष्टाचार हुआ है? ये मानना चाहिए इनको कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। मैं तो आपको अशोक चौहान जी के बारे में बताया कि उनका मामला हाईकोर्ट ने रद्द किया, यही तथ्य है। और जो बड़ी बात मैं कह रहा हूं, राहुल जी आप उदाहरण दे सकते हैं, मैंने एक बात कही, क्या ये सत्य नहीं है कि 10 साल में एक घोटाला नहीं हुआ, 34 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जनता के अकाउंट में चला गया। अशोक जी इस पे आऊंगा मैं आऊंगा, गौरव जी मैं आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा राहुल जी, मैं अपनी बात टॉपिक पे भी आऊंगा। मैं अपनी बात पूरी करना तब भी चाहूंगा, मुझे 10 सेकंड चाहिए। अच्छा, अगर आपकी अनुमति हो, कीजिए। प्लीज इंटरप्ट करेंगे तो फ्लो चला जाएगा। 34 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में अकाउंट में गए। ये लोग कहते थे 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से 15 पैसे पहुंचते हैं। क्या ये फर्क नहीं आया? 10 साल में कोई घोटाला नहीं इनके समय में। CWG, 2G, कोलगेट, जीजाजी घोटाला, घोटालों की सरकार थी। सुबह पेपर खोलिए, 1 लाख करोड़ रुपए चले गए। अब खोलिए, वो कहते हैं ये उपलब्धि आ गई। गौरव जी मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक बहुत छोटा सा हाँ या ना में। आपने कहा पृथ्वीराज चौहान थे और वो अशोक चौहान से कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब क्या आप अशोक चौहान को क्लीन चिट दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उनका कोई हाईकोर्ट ने दी। राहुल जी आप हाईकोर्ट में आस्था रखते होंगे, मेरा यकीन है। चलिए मैं जवाब ले मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, डिप्टी लीडर हूँ पार्टी का। कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो वाद विवाद हो सकता है, पर भाजपा ने क्या कहा, जो व्हाइट पेपर भाजपा गवर्नमेंट ने रखा सदन के अंदर, उसमें आदर्श घोटाले का जिक्र है। आई चैलेंज दिस, मैं चुनौती देता हूँ। यानी 10 दिन पहले तक जिसे आप भारत की पार्लियामेंट की फ्लोर पे आदर्श घोटाले का दोषी माने हैं, वो 10 दिन में कैसे नहा धो के या कुछ होगा, खास चीज होगी, उससे साफ सुथरा हो गया। तो या तो आप अपने व्हाइट पेपर पे विश्वास मत करिए, कहिए वो झूठ का पुलिंदा था, या ये कहिए कि हाँ हमने ले लिया है और अब आदर्श नहीं रहा। दूसरी बात, मुझे भी जवाब देना है। प्रमोद जी मेरे एक सवाल के साथ जवाब नहीं, आपके सवाल का नहीं, पहले गौरव जी ने जो उठाया मुझे उसका जवाब देने दीजिए। बेहतर होता कि हम लोग चर्चा में कांग्रेस और भाजपा की बात करते, नेताओं तक न जाते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, उन पर कुछ इल्जामात लगाए गए। मैंने कहा रहे हैं। खड़गे साहब आज अध्यक्ष हैं, उसके पहले निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया जी और उसके पहले राहुल जी थे। मैं एक बात आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमें अपने नेता पर ये इल्ज़ाम से मैं दृढ़ता से इनकार करता हूं। अब भीड़ में कहीं नारे लगे हों, कोर्ट में है, लगे कि नहीं लगे वहाँ तय होगा, पर क्या मुफ्ती परिवार के लिए आतंकवादी और आतंकवादी की बेटी नहीं कहा जाता था? मैं नहीं कहता था, न कल कहता था, न आज कहता हूँ, पर मोदी जी कहते थे चुनाव में, और चुनाव के बाद वही महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाकर आप उनकी सरकार में शामिल हो जाते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए कभी कोई आतंकवादी बन जाता है, कभी नहीं बनता। जहाँ तक राहुल जी की बात है, हमें भाजपा जैसी पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उस परिवार के लिए, जिस परिवार के पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 साल जेल में रहे हों, जिस परिवार की इंदिरा गांधी ने सीने पे गोलियां खाई हों, जिस परिवार के राजीव गांधी ने देश के लिए अपने टुकड़े किए हों, जिस राहुल गांधी ने एक पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हो, तो उसे आप सर्टिफिकेट न दीजिए। फिर मैं पूछ बैठूंगा कि राफेल का क्या हुआ, तो हम लोग क्यों जाएं उतनी दूर तक? हम राफेल विमान को अच्छा मानते हैं, उसका सौदा हमने किया था, लेकिन 600 के विमान को 1600 करोड़ में खरीदना बेईमानी के लिए इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता है। ठीक है, आज वो कहीं साबित नहीं हो पाया प्रमोद जी। देखिए, आप साबित करिए न करिए, साबित न करिए, ये सच्चाई। कांग्रेस भी साबित कहाँ कर पाई, और मुझे लगता है 2019 में आपने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, उसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन मुद्दा बनने नहीं, लेट मी कंप्लीट, ऐसे नहीं हो सकता। या तो एक घड़ी रख लीजिए, जितना गौरव भाई को टाइम दीजिए उतना मुझे दीजिए। तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, आपके साथ एक समस्या हो गई है, आपके साथ नहीं, भाजपा के साथ, कि वो भ्रष्टाचार की उसने परिभाषा बदल दी है। अगर भाजपा करे तो वो शिष्टाचार, और कोई दूसरा करे ना करे वो भ्रष्टाचार। तो जितना ज़्यादा
जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज हो रहा है, आप चले जाओ कचहरी में, आप चले जाओ थानों पे, आप चले जाओ नीचे, हर चीज़ में भ्रष्टाचार पहले से कई गुना बढ़ा है। मैं तो कहता हूँ कि जो आवास का जिक्र करते हैं, शौचालय का जिक्र करते हैं, ये सब भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। राजीव जी को प्रमोद जी, लेकिन प्रमोद जी अब मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। खत्म करने के पहले मुझे ना राजीव जी ने कहा, आपने कहा 1 रुपया जाता था 6 पे, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बात की थी कि इस्टेब्लिशमेंट पे इतना खर्च हो जाता है, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात नहीं की। लेकिन भाजपा की आदत है घुमा फिरा कर झूठ को सच करना, तो बोलते हैं तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने नेता के बारे में स्पष्टीकरण। प्रमोद जी, आपने जितनी सब बातें कही उसमें मैं सिर्फ 2 सवाल बड़े जल्दी से हाँ या ना में आपसे पूछूंगा। पहली बात, आप कहते हैं कि जो बीजेपी के पास जाता है वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, साफ हो जाता है। क्या आप मानते हैं कि आदर्श घोटाला हुआ था और आपकी सरकार में हुआ था? देखिए, आदर्श घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था, इसका फैसला न्यायालय करेगा, अदालत करेगी। मैं तो एक चीज जानता हूं कि आदर्श घोटाले का जिक्र अब प्लीज, तो फिर वो दागदार कैसे हुए? लेट मी फिनिश। देखिए, बीच में लेट मी फिनिश। आपने अभी 10 दिन पहले पार्लियामेंट 11 को खत्म हुई है, वहां जो आपने व्हाइट पेपर दिया था, आपने तो उसको घोटालेबाज माना था। आप मान रहे हैं नहीं मान रहे, ये बताइए। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि जो न्यायालय से फाइनल आएगा हम उस वर्डिक्ट को मानेंगे, लेकिन आपने तो माना ना 15 दिन पहले। इससे कैसे आप इनकार कर देते हैं? व्हाइट पेपर को उठा के देख लीजिए, व्हाइट पेपर में उनको घोटालेबाज माना है कि नहीं? मैं जवाब ले लेता हूं। देखिए, पहले इनकी बात का उत्तर दे दूं और आपसे इतनी गुजारिश है, बीच में प्रश्न मत पूछेगा, क्योंकि कुछ बिंदु मैं भी रखना चाहता हूं, बड़ा अहम है। उसके बाद अगले सेगमेंट में सवाल भी पूछिए। मैं देखिए पूरा वक्त दे रहा हूं, थोड़ा वक्त तो मुझे भी दीजिए बोलने के लिए। जरूर राहुल जी, आपका हक है। मैं ये नहीं कहूंगा आपके मालिक का नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इन्होंने देखिए राफेल की बात करी। ये आस्था का विषय होता है। सर्वोच्च न्यायालय में आपकी आस्था है या नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया, उसमें कहा गया कि राफेल लाना भारत के हित में था और जो फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया वो सही था। बल्कि पूछा ये जाना चाहिए, 9 साल तक आप राफेल नहीं ला पाए। और जब AK एंटनी जी से पूछा गया, जो उस वक्त रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि कमीशन खोरी करनी थी। दूसरी बात जो है, मैं भारत तोड़ो अन्याय यात्रा की इन्होंने कही, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब राहुल गांधी पहुंचे बिहार, तो हमने देखा वहां क्या हुआ, सत्ता पलट गई। सूत्रधार थे इंडिया अलायंस के, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में है, एनडीए में आ गए। इसके साथ जब वो आगे बढ़ी झारखंड में, तो हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हो गए। जब पश्चिम बंगाल पहुंची तो ममता बनर्जी ने कहा मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। मैं तो ये कहूंगा राहुल गांधी से कहिएगा, प्रमोद जी एक बार हर प्रदेश से जो है घुमाएं, क्योंकि एक लाइन कही जाती है, नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। तो इसलिए अच्छा रहेगा एक चक्कर मार ले। अब मैं एक गंभीर बात पे आता हूं, क्योंकि प्रमोद जी भी उत्तर प्रदेश से हैं और मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं। देखिए, आप नफरत करते हैं मोदी जी से, चौकीदार चोर है, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कह देना, ये आपका चरित्र दिखाता है। जनता कितना प्यार करती है, उनका कितना मान करती है, ये इस बात से दिखाई देता है। 22 साल संवैधानिक पद पे लगातार रहे हैं, जैसा मैंने कहा, एक दामन पे दाग नहीं है। और लोग कह रहे हैं कि 370 प्लस बीजेपी की आएंगी। उत्तर प्रदेश में मैं डंके की चोट पे आपके इस कॉन्क्लेव में कह के जा रहा हूं, 80 में 80 सीटें आएंगी। और कांग्रेस आज भी देखिए घमंड, लोकसभा की सीटें कितनी हैं कांग्रेस की? 1 उत्तर प्रदेश में 1, और वो रायबरेली की थी। सोनिया गांधी जी राज्यसभा जो है राजस्थान से अब सांसद बन गई और छोड़ दिया। अमेठी से राहुल गांधी लड़ नहीं रहे। क्या संकेत है ये? विधायक कितने हैं? 403 में। गौरव जी, आपका जवाब ले लूं मैं, इसी पे आपका जवाब ले लेता हूं। मैं बात तो पूरी कर ले। अब मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, मैं जवाब ले लेता हूं। प्रमोद जी देखिए, एक लाइन बस बोल के और मैं प्रमोद जी को दे दूंगा। प्रमोद जी इतने सम्मानित हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य थे वैसे द्रोणाचार्य हैं,
लेकिन जीत अर्जुन की हुई थी, द्रोणाचार्य की नहीं, क्योंकि नीतियां ठीक थी। इसलिए प्रमोद जी को सह सम्मान कहूंगा अपनी बात। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इनके पास मोदी की गारंटी है और ये 400 पार का दावा कर रहे हैं, आपके पास ऐसा क्या है और कुछ दावा है आपका भी? देखिए, पहली बात तो कितनी भाजपा 100% झूठे तथ्य दे जाती है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक जिंदा थे तब तक राहुल गांधी पैदा नहीं हुए थे, पर कहावत कह गए। तो इसी तरीके से इनसे 0% से लेकर 100% तक जब मोदी जी बोले तो छान के निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें सच कौन। रही गारंटी की बात, तो गारंटी तो 15 लाख की भी थी भैया, मोदी जी तो थे, कोई दूसरा था। गारंटी तो 2 करोड़ रोजगार की भी थी, गारंटी तो 30 रुपए पेट्रोल की भी थी, गारंटी तो अगर मैं कह दूं तो अच्छे दिन की भी थी। कोई तो नहीं आया। तो जिस आदमी की गारंटी खुद ही जब्त हो चुकी हो वो दूसरी गारंटी दे तो उस पर विश्वास कौन करेगा। मैंने तो 4-5 बातें कही थी, कहा था महंगाई घटेगी। एक और बड़ा उस समय पॉपुलर हुआ था कि लगता है मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया मनमोहन सिंह जी की उम्र प्रधानमंत्री जी की भी उम्र पार कर जाएगा। उनके जमाने में तो नहीं किया, लेकिन आज मोदी जी जहां तक मैं जानता हूं 73 या 4 और डॉलर 83 पे पहुंच गया। और उस समय ही मोदी जी ने कहा था जैसे जैसे रुपए का भाव गिरता है देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तो अगर मोदी जी पे ही विश्वास कर लूं मैं, जो विश्वास करने लायक नहीं है मैं मानता हूं, फिर भी कर लूं तो इसके मतलब देश की प्रतिष्ठा मोदी जी के कार्यकाल में गिरी। तो मैंने 5-6 गारंटियां गिना दी जो हमारे सामने है। ये भी नहीं कहा जा सकता पेट्रोल का दाम बढ़ा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ। 30 लाख करोड़ से ज्यादा कंपनी। दे दीजिए, मैंने जो पूछा क्या, था क्या पूछा था क्या पूछा था? ये तो 400 का दावा कर रहे हैं, आपका कोई आंकलन दावा है कि कितने आपका गठबंधन पूरा लेकर आएगा सीट्स? इंडिया गठबंधन उतने लोगों को लेके आएगा जिससे हम सरकार बना सके। और ज्योति अब बोलना है तो मैं कह दूं 540 हमारी आएगी। अब इनको तो 400 बोलना है, अभी 400 का फिगर कहां से निकाल के लाए हैं ये बताएं। कर्नाटक में कम होंगे, मध्य प्रदेश में कम होंगे, छत्तीसगढ़ में कम होंगे, हर जगह राजस्थान में कम होंगे। ये कैसे 400 पहुंचेंगे ये तो यही बताएं। अब ये तो ये भी कह देते हैं कि नेता विरोधी दल ने भी 400 का, नेता विरोधी दल के बगल में उपनेता मैं हूं बैठा था, उन्होंने कहा 400 तो छोड़िए 100 नहीं आएगा। और मोदी जी रोज भाषण में बोलते हैं कि नेता विरोधी दल भूल गए। तो मैं जवाब ले लेता हूँ। गौरव जी, सवाल मेरा थोड़ा सा ऐड ऑन करके फिर जवाब दीजिएगा। आप 400 का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन एक अकेले मोदी के दम पे आप अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, लेकिन आपको भरोसा सिर्फ एक व्यक्ति पर है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो एक गर्व की बात है कि हमारे पास मोदी जी जैसा नेता है, जैसे एक गर्व की बात है हर नागरिक के लिए भारत की। और इसके साथ मैं ये भी कह दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हैं, कोई उपनाम लेके पैदा नहीं हुए थे। अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो कि इनकी पार्टी में शायद संभव ना हो क्योंकि गांधी परिवार का वर्चस्व रहता है ज़्यादातर। हमारे पास अमित शाह जी हैं, माइक्रो मैनेज करते हैं। और मैं समझता हूं जो उनका चुनावी विश्लेषण होता है, तैयारी होती है, आधुनिक राजनीति में चाणक्य कहा जाए तो गलत नहीं है। हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी हैं, दूसरी बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने। राजनाथ सिंह जी हैं, और हम सब ने देखा है किस तरह से एक साधारण जीवन जनता के प्रति समर्पित रह के आज इतने बड़े पद पे हैं। इसलिए तमाम नेता हैं, ये कहना उचित नहीं होगा कि सिर्फ मोदी जी हैं। मैं कहता हूं मोदी जी वो नेतृत्व है जो धुरी है जिसके आसपास भाजपा है, लेकिन हमारे पास बहुत कर्मठ नेता है, करोड़ों कार्यकर्ता भी हैं। और दूसरी बात, प्रमोद जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल दे देता हूं। देखिए, इन्होंने कहा गारंटी क्या है, तो मैं अर्ज करूंगा प्रमोद जी सुन लीजिए। इन्हें गुमा है कि तुम्हारी उड़ान कम है, इन्हें गुमा है कि तुम्हारी उड़ान कम है, मुझे यकीन है कि पूरा आसमान कम है। यह है भारतीय जनता पार्टी। और गारंटी मैं बाकी बातें नहीं करूंगा राहुल जी, जो कोई ना कर सका, इम्पॉसिबल टर्न्ड इनटू पॉसिबल, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं आपको बताता हूं, अनुच्छेद 370
70 साल कोई हिला नहीं पाया था, संविधान कहता था टेम्पररी है, किसने हटा के दिखाया? नरेंद्र मोदी जी। भव्य राम मंदिर बनाने की बात थी, यही लोग तंज कसते थे हम पे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हम कह रहे मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है, तुमको भी बुलाया है, आप आ नहीं सके, ये अलग बात है, मंदिर अपने आपने अपने बनाया कर्मों की बात है। गौरव जी, मंदिर आपने बनाया या सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया? बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बना है, लेकिन ये सच्चाई है, 4 प्रदेशों की सरकार न्यौछावर कर दी वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने रथ यात्रा निकाली वो भारतीय जनता पार्टी है। लाल कृष्ण आडवाणी जी आगे आगे चलते थे, लाखों हिंदू आगे आगे उनके साथ रहते थे। और सबसे बड़ी बात है, सर्वोच्च न्यायालय में जब तक भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आई, ट्रांसलेशन होना था 40,000 पेज का, हो नहीं रहा था। योगी आदित्यनाथ जी आए, हियरिंग के लिए जरूरी था, कुछ माह में करके दिया, इसलिए सुनवाई हुई और फैसला आया। ये ताकत होती है जब आप जानते हैं कि हिंदू हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, भारत की पहचान है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें इस पे गौरव जी, मैं अब जवाब ले लेता हूं। प्रमोद जी, मेरे सवाल के साथ इसको जवाब जरूर दीजिएगा। बीजेपी ने राम मंदिर को जिस तरीके से इस वक्त मुद्दा बनाया हुआ है, और राहुल गांधी को जो मंदिरों में जाना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि अब इस पिच पर तो बीजेपी आपको लेकर आ गई है, आपके तमाम मुद्दे पीछे रह गए हैं और आपको भी हिंदुत्व पर आना पड़ रहा है? आपसे एक बात पर सहमत हूं कि मंदिर, और मैं उसे विद एविडेंस दे दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर करके भाजपा से बनवाया, वरना आप इनका घोषणा पत्र 1991 का पढ़ लें, 93 का पढ़ लें, उसके बाद गोल कर दिया है। उसमें था जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम मंदिर बनाएंगे। सरकार बनी, पहली सरकार खुद की उत्तर प्रदेश में 91 में। मैं उस समय विरोधी दल में कांग्रेस पार्टी का नेता था। मैंने सवाल पूछा, कल्याण सिंह जी आपका तो घोषणा पत्र कह रहा है, 91 में बनी थी सरकार, घोषणा पत्र कह रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मंदिर बनाएंगे। कल्याण सिंह का जवाब विधानसभा में है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि अभी नहीं, जब केंद्र में सरकार आ जाएगी तब हम दोनों मिलकर कानून बदलेंगे और कानून से मंदिर बनाएंगे। 96 से लेकर लगातार केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार रही। मैंने पूछा कि अब तो बनाओ मंदिर, तब भी मैं विधानसभा में था। 96 में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने मायावती जी के बाद, तो कहा, मैंने पूछा कि अब कब बनाओगे, तो उनका ही बाद में बताएंगे। तो सच्चाई तो ये है, ये मेरा निश्चित आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का वायदा था हम कानून बना के मंदिर बनाएंगे। देखिए प्रमोद जी, लेकिन सेंसिटिव इश्यूज पे इस तरह इंटरवीन मत करिए। नो, आई एम सॉरी। मैं सवाल ले लूं अगर आप? नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। सेंसिटिव इशू पे लेट मी कंप्लीट। अच्छा, आप बोलिए। और इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि इस पे मुझे अपने पार्टी का पक्ष रखना है। बिल्कुल रखिए, आप रखिए। तो इन्होंने प्रदेश में भी सरकार बनाई, केंद्र में भी सरकार बनाई, और उसके बाद कि मंदिर नहीं बनाया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। मैं 5 जजों को बधाई देता हूं जिन्होंने सर्वसम्मत से किया और मंदिर बना। तो मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मैं मंदिर का अनुयायी हूं, भगवान राम को मानने वाला हूं, पर एक फर्क है, मैं भगवान राम का पुजारी हूं, भगवान राम का भाजपा की तरह व्यापारी नहीं हूं। अगर था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, जिस पे कहा गौरव भाई ने कि बुलाया नहीं आए, कैसे जाते उसमें? आप जरा मुझे बता दें, क्या वो मंदिर पूर्ण है? मैं तो अवध का रहने वाला हूं, ये अवध के रहने वाले हैं, मैं तो फैजाबाद कमिश्नरी का रहने वाला हूं। अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, और की जाती है तो देश का अनिष्ट होता है। ये अलग बात है कि उसी दिन भूकंप आ गया था दिल्ली में। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, मंदिर तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसकी ध्वजा नहीं लग जाती। आज तो सही बात यह है कि मंदिर पूर्ण होगा 1 साल बाद। भाजपा की मजबूरी है प्राण प्रतिष्ठा करना, क्योंकि चुनाव तो मार्च अप्रैल में होना है, और अगर 1 साल ये इंतजार करते तो महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा इन्हें दबा रहा था। इसलिए मंदिर का भी इस्तेमाल इन्होंने अपने राजनीतिक हित के लिए किया है, और मंदिर के इनके लिए चुनाव का मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए आस्था और विश्वास का मुद्दा है। मैं प्रदेश का पर्यटन मंत्री रहा हूं। राम जन्मभूमि पर आज मंदिर नहीं बना है, मैं इसकी घोषणा यहां करता हूं। इन्होंने राम मंदिर जन्मभूमि से अलग
100 मीटर से ज्यादा मंदिर बनाया है। इन्होंने मंदिर के साथ छल किया है, कपट किया। ये मैं बहुत बड़ा आपने आरोप लगाया। मैं गौरव आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। प्रमोद जी वो सुन लीजिए, आपने बीच में तो मुझे कहा था कि आप रोक रहे हैं। प्रमोद जी, इनके मैनिफेस्टो में तो था कि मंदिर बनाएंगे, आपने कहा बाद में नहीं था। आपके जो हमारे मैनिफेस्टो में भी था। आपके जो हलफनामे में लिखा गया कि राम एक कल्पना है, उसका कैसे होगा? आप ही के नेताओं ने हलफनामा लगाया। वो अटल जी के सरकार में लिखा गया था और वही शपथ पत्र दिया गया था। मैं कुछ कह लूँ, गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि संविधान की ज्ञाता प्रमोद जी भी हैं और मैं भी हूं, मैं एक बात बता दूं, जब कोई मामला लंबित होता है तो उस पर कोई आप विधायक लाएं या कोई एक्ट लाएं, ये प्रॉपर नहीं होता। बल्कि भाजपा का मैनिफेस्टो क्या कहता है? भाजपा का मैनिफेस्टो अंत तक एक बात हर बार कहता था, संवैधानिक रास्ता निकालते हुए भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। और आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। पहली बात इन्होंने कहा भगवान राम काल्पनिक है, और इनके मुंह से निकल गया ऐसा मंदिर अनिष्ट होता है। तो मैं ये कहूंगा, भगवान राम हमारे कण कण में हैं। जहां भगवान राम का नाम जुड़ गया, उस देश का अनिष्ट नहीं हो सकता, उस मंदिर का अनिष्ट नहीं हो सकता, उस प्रदेश का अनिष्ट नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी भूल आपने करी है, बहुत बड़ी गलती आपने करी है। दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है, ये कहा गया कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, ये आस्था है राहुल गांधी की? क्या ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, ये राहुल गांधी ने कहा? मैं केवल एक बात कहूंगा, तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो गई है। संतुष्टिकरण की राजनीति नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करी है, और जिसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है वो नेता है नरेंद्र मोदी जी। और इनको जलन हो रही है, वो जलन ठीक है, लेकिन आत्मचिंतन करिएगा। उत्तर प्रदेश की भी मैंने बात करी, जिस पार्टी की 425 लोकसभा सीटें थी, आज वो 52 सीटों की पार्टी बन के क्यों रह गई? और भाजपा 2 सांसद की पार्टी थी और 303 सांसदों की पार्टी क्यों बन गई? कुछ तो हमने ठीक किया होगा, जनता का विश्वास जीता होगा, ईमानदारी से सेवा। गौरव जी, लेकिन एक जो आरोप लगाया है उस पर तो जरूर आपका जवाब बनता है। प्रमोद जी का कहना है कि जिस जगह मंदिर बनना था आपने उस जगह नहीं बनाया, उससे हटके बनाया। ये बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, यह बिल्कुल गलत, बेबुनियाद है। और टीवी 9 भारतवर्ष की भी रिपोर्ट और तमाम चैनल की रिपोर्ट चली है। ये जो सारे ऐसे भ्रामक तथ्य डाले जाते हैं, ये कांग्रेस द्वारा ही डाले जाते हैं। और वो क्यों है? क्योंकि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब ये है, फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। प्रमोद जी, टाइम जोड़ लीजिएगा, एक एक तथ्य का जवाब दे दूंगा। हाई कोर्ट ने जो होल्ड किया था कि राम जन्मभूमि पे जो बना हुआ विवादित ढांचा है, वो विवादित ढांचा एक हिस्सा मंदिर को मिलेगा, एक मस्जिद को मिलेगा, एक संप्रदाय को। आज उस जगह से मैं भरी सभा में टीवी 9 के लाइव शो में चुनौती देता हूं, मंदिर का निर्माण उस जगह पे नहीं हुआ। और मैंने भारत की पार्लियामेंट में भी ये चुनौती दी थी कि एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल चला जाए और देख ले कि मंदिर जहां बना है क्या वो विवादित ढांचा था वहां बना है या उससे 100 मीटर के आसपास दूर हट के बना है। आपके पास ये जानकारी आई कैसे? अब मैं फिर आपसे कह मैं भी थोड़ा सा, मेरी भी जानकारी आप बढ़ा दीजिए। ये जो 100 मीटर की जानकारी आपके पास कैसे कर रहा हूं कि आप पूरा नहीं करने देते। तो मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। नहीं, तो सवाल पूछने का मतलब ये नहीं कि जितना समय आप गौरव जी को देंगे। मैं दे रहा हूं, आप ही से तो जवाब मांग रहा हूं मैं। फिर सवाल बाद में पूछेगा। मैंने कहा पर्यटन मंत्री था, मैं उस समय जहां मूर्ति रखी गई थी वहां गया था। और दूसरा ये कहना कि मैंने कहा अनिष्टकारी होगा, मैंने कहा जब मंदिर होता है तो उसकी जब पूर्णता हो जाती है, शिखर बन जाता है, उसका ध्वजा आ जाती तो मंदिर पूर्ण होता है। अगर उद्घाटन करना था तो उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, और अगर उस समय की प्रतीक्षा नहीं की जाती तो मैं फिर कहता हूं, अपनी कमियों को ढकने के लिए मंदिर का शिलान्यास जब हुआ था उस जगह पे भी नहीं बना जहां पे आज उद्घाटन हुआ है। वो जगह वो विवादित ढांचा नहीं है। और अनिष्ट तो जहां भगवान का नाम तो बिना मंदिर के भी लिया जा सकता है। मेरी भगवान राम में पूरी आस्था है, उनका नाम ले लीजिए तो हर विघ्न बाधा चली जाती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अपूर्ण मंदिर है, अपूर्ण मंदिर में अब उसके ऊपर श्रमिक काम करेंगे, मजदूर काम करेंगे।
तो नीचे भगवान की मूर्ति होगी, उचित होता उचित समय पर इसका उद्घाटन। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं क्योंकि मेरे पास अब वक्त नहीं मेरे है। पास पे समय है, आपके पास ना भी हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, हम पूरी आस्था भगवान राम के मंदिर में रखते हैं, भगवान राम में रखते हैं, लेकिन हम पुजारी हैं, व्यापारी। गौरव जी जवाब दे दीजिए। देखिए, प्रमोद जी को इतना कुछ कहते हुए मंदिर के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में बहुत सुख की अनुभूति हुई, क्योंकि यही तो हमारी विचारधारा की जीत है। जो कभी हिंदू कहने में दर्द महसूस करती थी, हिंदू टेरर का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में करती थी, हिंदुत्व खराब है और कहती थी कि भगवत गीता में जिहाद सिखाया जाता है, आज भव्य राम मंदिर की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। मुझे पूरा यकीन है ये बातें राहुल गांधी तक भी जाएंगी। अब मैं बात पूरी कर लूं प्रमोद जी। करो ना, हाँ, बोल नहीं धन्यवाद। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आस्था का मंदिर भव्य राम मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट है। आस्था का मंदिर भी मोदी जी ने दिया और लोकतंत्र का मंदिर जो नई संसद भवन आई वो भी मोदी जी ने दी, और इन्होंने बॉयकॉट किया राम मंदिर को भी और नए संसद भवन को भी। ये किस्मत अपनी अपनी है, इसको कोई मुझे लगता है आप दोनों कहेंगे कि मैंने पूरा जवाब वक्त जरूर आप दोनों को दिया है। जवाब अपनी प्रभु जी मेरे पास में अब वक्त नहीं है, आप पास समय ना हो, मेरे बस पास 10 सेकंड में मेरे पास है, 10 सेकंड में दे दीजिए। मैं आपसे एक चीज कह दे रहा हूं, और ये कोई फिक्स टाइम वाला नहीं है कनक्लेव, यहाँ पे थोड़ा बढ़ सकता है, घट सकता है। मैं आपको बता अगले गेस्ट आ चुके हैं। राहुल जी बता दूं आपको कि ये थोड़ा घट बढ़ सकता है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई थी, तो खत्म करने का अधिकार मुझे है। मुझे हिंदू हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मेरे चेहरे पे गौर से देख लीजिए, मंगल है, मंदिर से आया हूँ, टीका लगा हुआ है, इधर टीका नहीं है। चलिए, लेकिन अब आगे इससे साबित नहीं होता। दूसरी बात पे आइए। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे दूसरी पास बात वक्त पे आइए। नहीं मैं है। अपने समय पे बल देता हूँ कि मैं भगवान राम का पुजारी हूँ, व्यापारी नहीं। भाजपा पे आरोप लगाता हूँ कि महंगाई, भ्रष्टाचार, चलिए ये मुद्दे देखने वाले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गौरव जी, प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं कि जो सत्ता 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें मुद्दे कौन से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी और गौरव जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए।